हेलो एवरीवन, वेलकम टू तानाजी आईएएस एकेडमी। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था अपने लास्ट लेक्चर में, हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर जो हम लोगों ने कर लिया है वो हमारा क्या क्या हो चुका है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में। एक हमारा पैलियोलिथिक कल्चर हम लोगों ने देख लिया था, उसके बाद देख लिया था मेसोलिथिक कल्चर। और जो आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, नियोलिथिक कल्चर है, नियोलिथिक एज। तो जैसे हमने देखा कि आपके पैलियोलिथिक पीरियड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। आपका स्टोन एज स्टार्ट होता है, जैसा कि हमने देखा था स्टोन एज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट है। लिथिक एज, स्टोन एज एक ही बात है। तो वो आपका कितने पार्ट्स में डिवाइड था, पैलियोलिथिक, दूसरा था हमारा मेसोलिथिक, और तीसरा हमारा क्या था, नियोलिथिक। तो पैलियो में क्या क्या था, ओल्ड स्टोन, पैलियो मतलब ओल्ड और लिथिक मतलब स्टोन। तो ओल्ड स्टोन एज देखा, उसमें कैसे कैसे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, किस किन पत्थरों से कैसे पत्थर के टूल्स इम्प्लीमेंट सारी चीज यूज़ किया करते थे जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे। फिर उसके बाद हमने मेसो में देखा, मेसो में इस माइक्रो, तो जो आपके बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, स्टोन्स हुआ करते थे, इम्प्लीमेंट्स हुआ करते थे, माइक्रो के फॉर्म में आ गए, छोटे छोटे हो गए। साइज जो है क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ये सब सारी चीज़ें देखने को, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे चीज़ें क्या हो गई, एडवांस होती गई। और एक तरीके से काम करने का, फूड एंड गैदरिंग, हंटिंग, लिविंग, इन सब का तरीका बदलता चला गया। अब सी बात है, इंसान धीरे धीरे सीखता है सारी चीज़ों को। जैसे हम पहले आज के समय में आज जैसे हैं वैसे पहले नहीं थे। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी से देखो हम लोग एडवांस हो जाते हैं। पहले सारा काम एक तरीके से मैनुअल्स के फॉर्म में हुआ करता था। आप खुद ही देखोगे कि आप ये जो हमारे वीडियोस वगैरह हुआ करते थे, मतलब टेक्नोलॉजिकल एक तरीके से पहले नहीं हुआ करता था उतना। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो आज के समय देखो मैक्सिमम हम लोग क्लास वगैरह किस पे देखा कर रहे थे, वाइट बोर्ड्स हो गए, और आपके उससे मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो जाया करती थी। अब एक तरीके से आपके लैपटॉप पे भी स्टूडियोज आ चुके हैं। देखिए आपका फ्रेम में आएगा पिक आएगा, वीडियो आएगा साथ में आपके साथ। कुछ क्या एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, उसी तरीके से पहले भी सारी चीज़ों का एडवांसमेंट होता चला गया। पहले आप शुरुआत में वो सब सारी चीज़ें नहीं थी, स्टोन्स के टूल्स थे, इम्प्लीमेंट्स जो आप यूज़ किया करते थे। फिर वो चीज़ें आगे बढ़ती गई, उसमें पॉलिश के फॉर्म में आता गया, सुधार होते गया। पहले से पत्थर को सीधे डायरेक्ट ऐसे मार के यूज़ किया करते थे, फिर वो देखो लकड़ियों में उसको हेप्टेड के फॉर्म में आ गया। तो ये सब सारी चीज़ें क्या हो, जैसे जैसे सोच बदलती गई, दिमाग उनका घूमता गया कि हाँ वैसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होने, ऐसे होना चाहिए। तो सब चीज़ें क्या होने लगी, एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट ऑफ द टाइम, तो समय के साथ साथ चीज़ें बदलती चली गई। तो अब हमने देख लिया दो में, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक का क्या क्या कैसे कैसे उन लोग का जीवन यापन पूरी तरीके से हुआ करता था। अब हम नियोलिथिक में देखेंगे, तो अब ये सी बात है, नियोलिथिक में उससे बेहतर होने वाला है। जो ये लोग आप पैलियोलिथिक, माइक्रोलिथिक में आपके ह्यूमन बींग्स करते थे, नियो में उससे कुछ नया करेंगे। और नया करना इन द सेंस कि है, ये नियो मतलब ही नया है। न्यू, न्यू लिथिक यानी न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, इसको एक तरीके से रिवोल्यूशनरी स्टोन एज भी बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि एक तरीके से जो आपका पुराने ढर्रे पे सारी चीज़ चल रही थी, वो चीज़ में काफ़ी बदलाव देखने को मिला। जो कि आपका शुरुआत के लोग जो क्या किया करते थे, सिर्फ हंटिंग गैदरिंग करके सारी चीज़ खा पी लेना, सो जाना, सारी चीज़, मतलब यही एक चीज़ तरी कबीले के फॉर्म में जहाँ चलते चले जा रहे हैं वहीं पे ही अपना बसेड़ा कर लिए। फिर मतलब एक कोई सेटल्ड लाइफ नहीं हुआ करती थी। मतलब एक जगह पे रहना, खाना, ये सब सारी चीज़ें नहीं हुआ करता। हंटिंग शिकार करने के लिए, जानवर को मारने के लिए जहाँ निकल पड़े, जहाँ शाम हो गई सुबह स्टार्ट किए, जहाँ शाम हो गई वहीं बस गए, फिर अगले दिन कहीं, मतलब कोई सेटल्ड लाइफ नहीं हुआ करती थी। ये चीज़ नया बदलाव देखने को मिलता है न्यूलिथिक कल्चर में। न्यूलिथिक कल्चर में क्या हो गया, एक सेटल्ड लाइफ हो गया। और सबसे बड़ी बात क्या होने लगा, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया, कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया। तो ये एक रिवोल्यूशनरी चेंज आया, पूरी तरीके से बदल गया। मतलब डोमेस्टिकेशन हो गया, कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, आप ऐसा तो है नहीं खेत को लेके रोज अपने साथ चलोगे, जानवर को अपने रोज कंधे पे बैठा के लेके चलोगे। तो जब ये सब सारी चीज़ें हो गई तो एक सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हो गया। मतलब लोग बसने लगे वहाँ पे, अपना खेती बाड़ी करना, जानवर पालना, उनसे दूध निकालना, उसको एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये सब सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो एक नया चीज़ देखने को मिला। जो उनके टूल्स हुआ करते थे, औजार वगैरह हुआ करते थे, उसमें काफ़ी चेंज आ गए, पॉलिश के फॉर्म में आ गए, एकदम पूरा नए तरीके से। बीड्स पहनने वाले आपके जो ऑर्नामेंट्स वगैरह हो गए वो सब यूज़ करने। तो अभी इस बार जितना दिमाग खुलने लगा, दिमाग जब खुलने लगा तो नई नई चीज़ें आना सामने शुरू हो गई। इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे एक एक करके, जब शुरुआत हुई कैसे क्या क्या हुआ अच्छे तरीके से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये जो अब द बिगिनिंग ऑफ द सेटल लाइफ कहाँ से कब से स्टार्ट हुआ, तो जिसका जो टाइम पीरियड एक तरीके से माना जाता है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अबाउट 6 years एगो, लगभग 6000 ईयर्स एगो, 6000 साल पहले द फर्स्ट अर्बन सोसाइटीज केम इनटू द बीइंग इन बोथ द वेस्टर्न एंड सदर्न एशिया रीजन। यानी लगभग 6000 साल पहले अर्बन सोसाइटी का नाम क्यों लिया गया यहाँ पे, पहले एक तरीके से जो क्या कहते हैं कि जो पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक के बारे में हम लोगों ने देखा होगा, तो इसमें क्या मिलने मिलता है, बस वही फूड हंटिंग गैदरिंग यही सब, मतलब कोई एक सेटेड लाइफ ना होना, नए तरीकेबद्ध से जीना। आज के समय में देखो हम लोग एक तरीकेबद्ध से जीते हैं, सारी चीज़ों को खाना है, काम भी करना है, परिवार पालना है, खेती करना है, तो एक तरीके से सेटल्ड लाइफ होती है, मतलब एक हर चीज़ बटा है, हर चीज़ को सोसाइटी होती है, हमारे घर परिवार, आगे पीछे देखोगे कि जिस सोसाइटी में रहेंगे तो बिल्डिंग्स रहेंगी, लोग रहेंगे, तो एक सोसाइटी डेवलप हो जाती है, अर्बन फॉर्म में, रूरल फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में हो। तो अर्बन फॉर्म की बात यहाँ पे क्यों हुई, अर्बन सोसाइटी कैसे डेवलप हो गई, मतलब एक तरीके से उन लोग की सेटल, मतलब कल्टीवेशन, डोमेस्टिकेशन, घर आपका पहले जैसे वैसे ही हट बना के रहने लगे, ब्रिक्स वगैरह, मड ब्रिक्स का घर बना के रहने लगे, फिर डोइलिंग्स स्टार्ट हो गई, तो एक तरीके से पूरी तरीके से सेटल्ड लाइफ मतलब जीने खाने लगे लोग। तो एक तरीके से सोसाइटी के रूप में जब कई सारे घर बन गए लाइन से, पूरा गांव बस गया, तो गांव बस गया तो एक सोसाइटी डेवलप हो गई, कल्चर उनका डेवलप हो गया, रहन सहन डेवलप हो गया, उनके फॉर्म में खुशियाँ मनाना, वो करना, क्या कहते हैं कि नई नई एक्टिविटीज़ करना, तो एक सोसाइटी डेवलप हो गई पूरी तरीके से। तो ये चीज़ कहाँ पे देखने मिली, मेनली स्टार्टिंग कहाँ से, इसके आपकी जो सबूत, इसके जो जानकारी मिली, कहाँ पे लोग अर्बन सोसाइटीज डेवलप हुई, वेस्टर्न एंड सदर्न एशिया। तो एशिया रीजन था, एशिया रीजन, तो ये आपका वेस्टर्न एशिया में और ये सदर्न पोर्शन में मेनली उनको देखने को मिला। और द पेक्यूलियर एडवांसमेंट इन द ह्यूमन लाइफ वाज द डोमेस्टिकेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये चीज़ एडवांसमेंट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स, डोमेस्टिकेशन, अब डोमेस्टिकेशन भी होने लगा, मतलब कि आपके जानवर वगैरह पाले जाने लगे, जिसमें कई सारे जानवर के बारे में हम जानेंगे, सीप जैसे शीप हो गया, गोट हो गया, ये सब वो पालने लगे। प्लांट्स वगैरह भी, प्लांट्स वगैरह के इन लोग के बारे में जानकारी इससे मिली कि जहाँ पे कुछ सीड्स वगैरह पड़े थे, तो वहाँ पे ये लोग देखे कि उगना स्टार्ट हो गया, इनको लगा अच्छा, और उसमें ग्रेन्स वगैरह निकलना स्टार्ट हो गया, तो इनको लगने लगा कि अच्छा ये सब सारी चीज़ें खाने पीने की चीज़ें। तो जो एक तरीके से सिर्फ ये लोग हंटिंग वगैरह करके जानवर वगैरह को, एनिमल्स वगैरह को खाते थे, तो उससे प्लांट्स वगैरह से भी जो चीज़ ग्रेन्स निकलना शुरू हुई, उपजाऊ होना शुरू हुआ, उसको खाने पीने लगे। अब आपके एनिमल्स वगैरह तो कहीं भी मिल सकते थे, लेकिन प्लांट्स तो अपने साथ तो नहीं लेके जा सकते उगाते हुए, या ये सब सोचोगे नहीं जहाँ चाहेंगे वहाँ उगा लेंगे। तो जब ये चीज़ क्रिएट हो गई तो उनको लगने लगा कि अब हमें बसना होगा, हमें रहना होगा, उनकी देख रेख करनी होगी। देख रेख जब करेंगे तो ऑब्वियस सी बात, आपको वहाँ समय देना होगा, तो समय देना पड़ेगा, तो आपको बसना पड़ेगा। तो ये चीज़ें स्टार्ट हो गई, डोमेस्टिकेटेड हो गए, कल्टिवेटेड वाला काम स्टार्ट हो गया, एक सोसाइटी डेवलप हो गई, ये सब सारी चीज़ें स्टार्ट हुई न्यूलिथिक कल्चर में। फिर यहाँ पे क्या करा, अराउंड 7000 BC, लगभग 7000 BC के आसपास क्या हुआ, ह्यूमंस इन वेस्ट एशिया स्टार्टेड डोमेस्टिकेटेड क्रॉप्स लाइक वीट एंड बार्ले। सबसे पहले आपका जो माना भी जाएगा क्या था कि वीट एंड बार्ले था, ये क्रॉप स्टार्ट हुआ, कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिए ह्यूमंस वेस्ट एशिया वाले पार्ट में। राइस के बारे में भी जो हमें एविडेंस मिला, राइस मस्ट हैव बीन डोमेस्टिकेटेड एट द सेम टाइम इन इंडिया। उसी समय जैसे वेस्ट एशिया वाले पोर्शन में वीट एंड बार्ले आपका चल रहा था कल्टीवेशन, वहीं पे ही उसी समय कंटेम्परेरी टाइम में ही इंडिया में भी राइस का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था। मतलब एविडेंस जो भी हमें मिला भी है राइस का, वो कोल्डियावा से मिला है, बेलन वैली में। सबसे पहले जो ये दुनिया का सबसे पहला एविडेंस भी माना जाता है कोल्डियावा इन बेलन वैली, ठीक है ना, कि राइस का जो एविडेंस मिला हमें। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है आपका, कौन सी जगह है, कोल्डियावा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर द डोमेस्टिकेशन ऑफ द वेरियस एनिमल्स एंड सक्सेसफुल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वेरियस स्पीसीज ऑफ वाइल्ड प्लांट्स ushered a shift towards permanent settlements which gradually leads the economic and cultural development, जो कि ये चीज़ें हमें पहले देखने को नहीं मिल रही थी। तो अब क्या हो गया, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट, मतलब एक तरीके से जब सोसाइटी डेवलप हो गई तो वहाँ पे एक कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होने लगी। पहले क्या था, देखिए आप लास्ट लेक्चर में हमने क्या चर्चा किया
कि जब वो लोग कोई हंटिंग वगैरह करके आते थे तो शाम को सब गेट टुगेदर होते थे, फैमिली वाले, सोसाइटी वाले, तो आपस में लोग चर्चा करते थे कि आज हम लोग क्या करके आए हैं, किस तरीके की हंटिंग की है, किस तरीके की। तो एक तरीके से ओकेजनल एक्टिविटी, पार्टी, जैसे पार्टी में खाना पीना होता था, बातचीत होती थी, हमने इस तरह जानवर को मारा, हमने उस तरह जानवर को मारा। वो लोग डिपिक्ट करते थे, दीवारों पे लिखते भी थे, कि दीवारों पे वो बना देते थे पूरा, कैसे हंटिंग की है, कैसे क्या की है, तो लोग उसको देखते भी थे कि अच्छा इस तरीके से किया गया। तो एक ओकेजनल एक्टिविटी होती थी, कल्चरल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। फिर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी स्टार्ट हो गई। कैसे कि भाई ऑब्वियस सी बात है, जब आप कोई चीज़ प्रोडक्शन करोगे, सारी चीज़ करोगे, तो लेन देन भी स्टार्ट हो गया। उस समय की कंटेम्प्रेरी जो उनकी सोसाइटीज़ हुआ करती थी, जो आपकी हड़प्पा वगैरह भी उस समय एक तरीके से डेवलप होना शुरू हो गई थी, तो वहाँ से ट्रेडिंग वगैरह भी स्टार्ट हो गया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होता था। आपके क्या कहते हैं उसको, बार्टर सिस्टम वाला, एक सामान ले लो, सारी चीज़ें, चलो उस समय पैसे वगैरह का ये सब नहीं था, तो सामान का बार्टर सिस्टम के फॉर्म में सामान का लेना देना, ये सब चीज़ें, नई चीज़ें डेवलप हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या जानकारी है। तो ये हमारे सामने नियोलिथिक साइट्स हैं। तो नियोलिथिक साइट्स में जैसे भी देखिए कोल्डियावा का बात हुआ, तो कोल्डियावा इन बेलन वैली, ठीक है, यहाँ पे अभी सबसे पहले किसका वो मिला था हमें, राइस का जो एविडेंस मिला था। ये बाकी आपका मेहरगढ़, सबसे पहले डोमेस्टिकेशन का आपका मिला, डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स वगैरह का, सारी चीज़ों का यहाँ से मिलता है। बुर्जहोम के बारे में हम जानकारी देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे पिट डवेलिंग्स के लिए, मतलब जो गड्ढे में और गड्ढे वगैरह में रह के लोग निवास करना शुरू किए, आपका कश्मीर में है। चिरंद हो गया, फिर आपका ये पीएम पलाई साउथ का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका साइट्स है नियोलिथिक। लौर हो गया, दावोजी हेडिंग हो गया, ये सब आपके इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स हैं। एग्जाम में पूछ सकता है, लोकेशन वगैरह दिखाना, तो आप सारी चीज़ों को देखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं कि ये जो न्यूलिथिक एग्रीकल्चर बेस्ड रीजन था, मतलब जो ये लोग अब एक तरीके से एग्रीकल्चर वगैरह करने लगे, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने लगे, तो ये मेनली 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है इंडियंस रीजन्स में। ठीक है ना, तो वो 4 भागों में डिवाइड किया गया, 4 रीजन में। तो कौन कौन सा आपका था, इंडस सिस्टम वाला रीजन, इंडस सिस्टम एंड वेस्टर्न बॉर्डरलैंड, एक गंगा वैली, एक वेस्टर्न इंडिया, एक सदर्न डेक्कन। जैसा कि हम लोग देखेंगे कि इंडस सिस्टम वाला जो रीजन था, ये वाला इंडस सिस्टम का रीजन हो गया, ये आपका सदर्न डेक्कन हो गया, ये नदर्न वाला पोर्शन हो गया, और एक क्या था, वेस्टर्न इंडिया वाला पोर्शन हो गया, वेस्टर्न इंडिया आपका ये हो गया। तो ये सब एक तरीके से 4 रीजन में डिवाइड की गई। आपका कौन सा, एग्रीकल्चर बेस्ड रीजन, ठीक है ना। वेस्टर्न इंडिया में आपका नदर्न डेक्कन हो गया, सदर्न डेक्कन हो गया। तो ये आपके 4 मेन रीजन, एग्जाम में आएगा कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 4 पार्ट्स में। क्या क्या, इंडस सिस्टम, गंगा वैली, वेस्टर्न इंडिया एंड सदर्न डेक्कन, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है एग्रीकल्चर के बारे में नीचे, तो एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन वर द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अर्ली न्यूलिथिक कल्चर। व्हाट वाज द क्या कहते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, व्हाट वाज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी एट द टाइम ऑफ अर्ली न्यूलिथिक कल्चर, तो आप क्या बताओगे, एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन। एग्रीकल्चर एक्टिविटी शुरू हो गई, तो अब ये बात, इसमें सरप्लस वगैरह होना शुरू हुआ होगा, कि लोग बेचते वगैरह भी रहे होंगे। फिर एनिमल डोमेस्टिकेशन हो गया, जानवर को पालने लगे, शीप हो गया, गोट हो गया, ये सब क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन। अब इसकी ये मेन इकोनॉमी कैसे क्या हुआ, इनके जो आपके शीप से वुलन वगैरह निकालना शुरू किए होंगे, गोट से ये क्या करते रहे होंगे, मीट के साथ साथ उसके क्या कहते हैं, मिल्क का भी ये लोग अपना लेन देन करते रहे होंगे। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी रही होगी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी रही होगी, जो खाने के लिए रख लेते रहेंगे, फिर उसके बाद इसको क्या करते रहे होंगे, बेचते रहे होंगे, मतलब एक्सचेंज वगैरह करते रहे होंगे सामान के साथ, सारी चीज़ों को। तो ये 2 चीज़ें आपकी क्या थी, अर्ली कल्चरल एक्टिविटी, अर्ली न्यूलिथिक कल्चर का क्या था, इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अब क्या देखिए, एविडेंस वगैरह फिर आगे सामने आपके रखा जा रहा है। तो जब कहा जा रहा है जो एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी ऑफ न्यूलिथिक कल्चर कम्स फ्रॉम क्वेटा वैली and in the valley of the Loralai and Zug rivers in the north-western part of the Indo-Pakistan region के जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था, इन सब जगहों पे क्या था, इसके एग्रीकल्चर एविडेंस मिले हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के, न्यूलिथिक कल्चर में। ठीक है ना। द साइट ऑफ द मेहरगढ़ कहाँ, आपका पाकिस्तान रीजन में। द मेहरगढ़ हैज़ बीन एक्सटेंसिवली एग्जामिन्ड एंड रिजल्ट शो दैट द हैबिटेशन हैज़ बिगन अराउंड 7000 BC। मेहरगढ़ में जो आपका सारी चीज़ को
एग्जामिन किया गया एक्सटेंसिव लेवल पे सारी डोमेस्टिकेशन और कल्टीवेशन एक्टिविटीज़ जो थी यहाँ पे, ये आपकी 7000 BC के अराउंड थी। देयर इज ऑल्सो एन एविडेंस ऑफ यूज ऑफ सेरेमिक ड्यूरिंग दिस पीरियड। डोमेस्टिकेशन के साथ साथ क्या हुआ कि सेरेमिक मतलब जो आपके मिट्टियों के बर्तन, मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, पॉट वगैरह हुआ करते थे, ये सब वहाँ पे एविडेंस मिले हैं। इसको मैं दिखाता हूँ आप लोग को। दिस इज सेरेमिक पॉट्स वगैरह, ये सब मिट्टियों के बने हुआ करते थे। तो देखिए इसमें लोग चित्र वगैरह भी बना देते थे। ये भी आपका सेरेमिक का ही पॉट है। फिर आगे चल के ये एक तरीके से क्या है, पैन वगैरह है। पैन वगैरह का भी देखिए यहाँ पे चर्चा की गई होगी। ये देखिए इसकी बात आएगी। अराउंड 6000 BC अर्दन पॉट्स एंड पैंस, पॉट्स और पैंस वर यूज इनिशियली हैंडमेड एंड लेटर व्हील मेड। पहले तो हाथों से बनाते थे सारी चीज़ों को, फिर उसके बाद जब व्हील्स आगे दिमाग खुला सारी चीज़ों को, एक अच्छा व्हील के थ्रू घुमा के, जैसे देखते होंगे आप गाँव वगैरह में आज भी चल तो मार के यहाँ जाएंगे तो देखेंगे तो व्हील मेड, उसके थ्रू मिट्टियों को एक आकार देना शुरू हुआ। जब व्हील मेड स्टार्ट हो गया देखेंगे, पहले देखिए इसमें इतना ज़्यादा आपका फेयरनेस नहीं दिख रहा है, एक तरीके से रफली है। लेकिन देखिए जब व्हील के थ्रू ये सब सारी चीज़ें बनाई जाने लगी, कितना फेयर हो गया, कितने अच्छे तरीके से देखिए कि सिस्टमेटिक फॉर्म में हो गया। तो ये चीज़ एडवांस उससे हो गई, एडवांस टेक्नोलॉजी जब यूज़ हुई। बिना टेक्नोलॉजी के समझ लो हैंडमेड था, ये आपका व्हील मेड था। फिर देखो पैन वगैरह बनना शुरू हो गया, ये आपका व्हील के थ्रू भी आपका पॉट वगैरह, ये पॉट हो गया, ये पैन्स हो गए। तो ये सब आपके इम्पोर्टेंट पॉटरी वगैरह हुआ करते थे। फिर क्या हुआ, प्री सेरेमिक पीरियड द हाउसेज वर इन इरेगुलर स्कैटर ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप एंड वर मेड ऑफ मड ब्रिक्स। तो जो हाउसेस हुआ करते थे, घर वगैरह, तो किसके बने होते थे, मड ब्रिक्स के, यानी जो आपके मिट्टियों के, जैसे आज के गांव में भी आप देखे होंगे पुराने ज़माने में मिट्टियों के घर हुआ करते थे, तो इरेगुलर फॉर्म में थोड़ा हुआ करते थे और रेक्टेंगुलर शेप में हुआ करते थे। इनकी आपको दिखाता हूँ मैं शेप कैसे हुआ करता था। इस तरीके से आप देखेंगे रेक्टेंगुलर शेप में भी एक तरीके से और इरेगुलर फॉर्म में भी है। उसके बाद के आप देखोगे एकदम अपर नियोलिथिक में जाएंगे तो एक तरीके से आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलेगा। लेकिन देखिए इरेगुलर शेप में था ये सब। तो हाउसेस ऐसे ब्रिक्स के पूरा बन के इसको भी चूना वगैरह से, लाइन वगैरह से इसको करके रह देते होंगे। तो एक तरीके से इनका इसी तरह घरों में ये रहा करते थे। फिर आगे देखते हैं, ये देखिए मड ब्रिक्स के घर बना हुआ करते थे। ये आपके घर सारी चीज़ें हैं, बीच में सेपरेशन वगैरह है, सारी चीज़ें हैं। तो ये पूरा उस समय ऐसे ही हुआ करता था। देखो डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स, शिप्स वगैरह, शिप हो गया, गोट हो गया, उनको चराते थे ले जाके, फिर उससे दूध हो गया निकालना। फिर उसके बाद क्या करते थे, इसके शिप वगैरह के उलन वगैरह, इनके बालों का उपयोग करना, सारे पूरा देखो डोमेस्टिकेशन, घर वगैरह सारी चीज़, मतलब एक इस तरह के लिए सेटल लाइफ स्टार्ट हो गई, जो कि पहले इस तरह के देखने को नहीं मिलती थी। तो फर्स्ट विलेज वॉज फॉर्म बाई सेपरेटिंग द हाउसेस बाई वेज डम्प एंड पैसेज बिटवीन them. The houses were generally divided into 4 or more internal compartments. 4 से अधिक internal compartments हुआ करते थे, मतलब डिवाइड हुआ करते थे, जो कि एक तरीके से मड ब्रिक्स के फॉर्म में बने हुआ करते थे। The subsistence of the early inhabitants was primarily dependent on hunting and food gathering. ठीक है ना, जो आपके जो अर्ली इनहेबिटेंट्स हुआ करते थे प्राइमरी किस पे डिपेंड हुआ करते थे, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। फिर धीरे धीरे चीज़ें जब आगे बढ़ी तो किस में डिवाइड हो गए, किस में एडवांस रूप से ट्रांसफर हो गए, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ एंड एनिमल हस्बेंड्री। धीरे धीरे सारी चीज़ें आगे बढ़ी तो फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गई, फिर एनिमल आपके डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें मिली। और फिर डोमेस्टिक सेरल्स में क्या क्या थे आपके, यहाँ पे देखिए वीट एंड बार्ले एंड द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स शीप, गोट, पिग एंड कैटल। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना कि एग्जाम में भी आपसे पूछ लेगा आउट ऑफ विच इज नॉट रिलेटेड टू या विच इज नॉट एसोसिएटेड विद द नियोलिथिक कल्चर, कौन कौन सी चीज़ नहीं थी, कौन कौन से एनिमल्स नहीं थे। सिर्फ गोट, पिग या काऊ या कोई और जानवर कर दिए, कैटल टैक्सी कैसे, तो उसमें आप जाने रहोगे, सारी चीज़ें पता रहेंगी तभी तो एलिमिनेट कर पाओगे। वीट एंड बार्ले आपकी क्रॉप हुआ करती थी। तो राइस का भी हमें एविडेंस मिला था, कहाँ से मिला था, आपके कोल्डियावा इन बेलन वैली। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब क्या कह रहा है, द बिगिनिंग ऑफ द 6th मिलियन इन BC मार्क एज द यूज ऑफ पॉटरी बाय द ह्यूमन बीइंग, फर्स्ट हैंडमेड
देन व्हील मेड, जैसे कि अभी इसके पहले हमने चर्चा के जो पॉट वगैरह अभी हम लोगों ने देखा था, पॉटरी हो गया आपका, पैन हो गया, ऐसी सारी चीज़ें हम लोग पीछे देखा। पहले क्या था आपका हैंडमेड हुआ करता था, जो उतना अनफेयर तरीके से दिख रहा था, यहाँ पे देखना ये हैंडमेड हुआ करता था, फिर बाद में कैसे हो गया व्हील मेड हो गया। तो वही यहीं पे बात वही बात की जा रही है। फिर पीपल ऑफ दिस पीरियड यूज वियर बीड्स मेड अप ऑफ लैप्लिस लेज़ुली, कैरमेल, बैंडल, अगेट एंड वाइट मैर्निंग शेल्स। तो इन सब मटेरियल्स के यूज़ करके बीड्स बनाए जाते हैं। बीड्स मतलब एक तरीके से जो गहने वगैरह, आभूषण, ऑर्नामेंट्स वगैरह लोग पहनते थे, वो सब बीड्स वर फाउंड विद द बरियल रिमेन्स। बरियल रिमेन्स मतलब जब दफना दिया जाता था लोगों को, तो आभूषण वगैरह भी उनके साथ रख दिए जाते थे। तो आभूषण वगैरह सारे रिमेन्स रख दिया था, सब माना जाता था कि आगे चल के मतलब अगले जन्म में भी एक तरीके से संपन्न होंगे, सारी चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ें उनके साथ रहेंगी। तो सब मान्यताएं थी। बाकी ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन मिली कहाँ से, उन्हीं के ही जो दफनाए जाते थे, तो उसी बरियल रिमेन से ही मिलेंगे। तो ये जो बीड्स हुआ करते थे, ये कैसे हुआ करते थे, ये देखिए, ये आपके सेल्स वगैरह के बने हुआ करते थे। इनको नए तरीके से इसको पीरो के धागे में पिरो के पहना जाता था, अच्छे तरीके देखो पॉलिश फॉर्म में है सब। ये आपके ऑर्नामेंट्स वगैरह हो गए, ये सब देखो गले वगैरह में पहनते थे, ये हाथ वगैरह में पहनते रहे होंगे, या लटकन इसको बोलते हैं, ये लटकन इसको बोलेंगे आपके। यहाँ लिखा हुआ है ना, द पीपल वर लार्जली इंगेज इन द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, यानी लंबी दूरी तक ये लोग क्या करते थे, ट्रेड वगैरह सामान बेचना ले जाना बार्टर सिस्टम के थ्रू काफ़ी दूर तक चले जाया करते थे। एज सजेस्टेड बाई अकरेंस ऑफ द सेल बैंगल्स। सेल बैंगल्स मतलब जो कंगन वगैरह हुआ करते थे, सेल्स के बने हुआ करते थे। ऑन एंड पेंडेंट्स मतलब जो आपके लटकन वगैरह जो लोग पहनते हैं, ये सब जो कि एक मोतियों वगैरह के बने हुआ करते थे। तो ये लोग बेचने निकल जाया करते थे, और जो अपना खुद भाई लोग अपना पहनते थे, सारी चीज़ों को देखते थे, सारी चीज़ें देखो, ये बैंगल्स हो गया, इसकी बात अभी कर रहा हूँ, सेल बैंगल्स, ये आपका पेंडेंट्स हो गया, जो आपके लटकन वगैरह हो गया। तो ये उनकी मेनली बीड्स वगैरह सारी चीज़ें हो गई, मेनली आभूषण हुआ करते थे, जो कि पहनते थे दूर दूर, मतलब ट्रेड में भी यूज़ करते थे। ऑब्वियस सी बात, इंसान सारी चीज़ तो बड़े, ये सब जो है देखो, जैसे मार्केट में सारी चीज़ें बिकती हैं, लोग जाते हैं देखते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें ये लोग क्या करते थे, सेल भी करते थे, ट्रेडिंग एक्टिविटी में भी यूज़ किया करते थे। फिर क्या रहा, द कम्युनिटीज इन द इंडस वैली ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2500 ईयर्स डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज टू प्रोड्यूस पॉटरी एंड फिगरेंस ऑफ टेराकोटा। ठीक है ना, ये सब सारी चीज़ें देखो, पॉलिश बे में आपके सारी चीज़ें पॉटरी वगैरह, टेराकोटा वगैरह सारी चीज़ें एक तरीके से देखने को मिलती हैं। एलेबोरेट ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन्स एंड मेटल टूल्स एंड यूटेंसिल्स एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, मतलब आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज़ भी किया करते थे, सारी चीज़ों को नक्काशी करना, सारी चीज़ों को टूल्स एंड यूटेंसिल्स की मदद से सारी चीज़ें, मतलब एक तरीके से डेवलप फॉर्म, अर्बन फॉर्म में सारी चीज़ें डेवलप होना शुरू हो गई, नई नई क्रिएटिविटी स्टार्ट हो गई, जो कि पहले नहीं देखने को मिलती थी। फिर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ न्यूलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड इन गंगा वैली, आसाम एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है ना, ये आपके लार्ज नंबर पे कहाँ पे पाया गया, आपका क्या कहते हैं, साइट्स पाई गई इंडिया में, आपके गंगा वैली वाले रीजन में, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, उसके बाद आसाम वगैरह जो हम लोग ईस्ट में देखते हैं, यहाँ ये सब मेनली मैक्सिमम साइट्स पाई गई। सेंट्रल इंडिया में पाई गई, डेक्कन में पाई गई, वेस्टर्न में भी पाई गई, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ साइट्स जो पाई गई हमारी इसी रीजन में। ओके, ये देखते हैं क्या हमारे पास, अपार्ट फ्रॉम द इंडस वैली सम इम्पॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स, मतलब जो अभी तक हम लोगों ने न्यूलिथिक साइट्स को देखा, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थी, जैसे कि गुफरल एंड बुरज़हूम इन कश्मीर। इनका लोकेशन आप एटलस में देखिएगा, कहाँ कहाँ पे है, जैसे एटलस पीछे भी मैंने मैप में दिखाया था बुरज़हूम वगैरह कहाँ पे है, अभी आप गुफकराल का भी लोकेशन देखिएगा। फिर आ गया महगरा, चौपनी मांडो एंड कोल्डियावा इन बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, बेलन वैली, कोल्डियावा कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में है, आपका इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, जो कि आज के समय का प्रयागराज है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आप देखेंगे, सारी चीज़ें एक बार आप उसमें भी देख लेंगे, मैप में भी देख लेंगे, तो भूलेंगे नहीं कौन कहाँ पे, नहीं तो फिर रटना पड़ेगा। फिर चिरंद इन बिहार, चिरंद को भी हमने मैप में दिखाया था आपके, जो कहाँ पे स्थित है, बिहार में। द साइट ऑफ कोल्डियावा जो कि 6500 BC के पास है, प्रोवाइड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ द राइस। ये कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट, मतलब पहला एविडेंस राइस का मिला था कोल्डियावा।
लोकेटेड इन प्रयागराज इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना। द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द राइस कल्टीवेशन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो वर्ल्ड की भी बात यहाँ पे होगी। ठीक है ना। दुनिया में भी पहली बार ही कहीं पर भी अगर मिला था कोल्डियावा ही था, जो कि आपका किसका था, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ द राइस। ये चीज याद रखो। आगे देखते हैं। विद एग्रीकल्चर इन वेलन वैली बिगेन अराउंड 6500 BC। अभी देखिए वो पीछे बात थी जब एविडेंस में 6500 BC में मिला तो स्टार्ट भी उसने। बिसाइड्स राइस कल्टीवेशन ऑफ द बार्ली वाज आल्सो अटैच्ड एट महागरा। ठीक है ना। The radiocarbon dates of the bones remains from Koldyawa and Mahagara show that cattle, sheep, goat were domesticated in this region। ये भी सारी चीजें हुआ करती थी। तो द अर्ली न्यूलिथिक सेटलर्स इन बुजहोम, बुजहोम कहाँ पे है हमारा, कश्मीर में। ठीक है ना। लिव्ड इन पिट डवेलिंग्स। पिट डवेलिंग्स मतलब कि पिट माने गड्ढा करके, तो गड्ढा करके जैसे पहले कुछ लोग होते, देखो इसके पहले जब अभी देखे थे हम लोग के कैसे हम लोग के हाउसेस हुआ करते थे, मड ब्रिक्स के हुआ करते थे, और फिर वो उसको इसके फॉर्म में रहते थे, मतलब जो अभी देखी थी इसके पहले हम लोगों ने मैप में। तो यहाँ पे देखा ये बुर्ज होम की अलग आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि ये पिट डवेलिंग करते थे। पिट डवेलिंग में रहते थे मतलब कि गड्ढा खोद के वहाँ पे अपना कमरा वगैरह जमीन के नीचे बना के रहना। ठीक है ना। पिट dwellings रेदर देन बिल्डिंग हाउसेस ऑन ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे जो आप इसके पहले देखे रहे होंगे ये चीज़ें मैं दिखाता हूँ, ये देखे रहे होंगे, ये ग्राउंड पे घर बना हुआ है। लेकिन जो बुर्ज होम का क्या खासियत था, ये लोग क्या कहते थे, जमीन के अंदर ये देखिए ये गड्ढा खोद के ये लोग रहना शुरू किए। मतलब पिट dwellings इसी को कहते हैं। पिट माने गड्ढा खोद देना, अंदर में अपना कमरा वगैरह बना के रहना। तो ये बुर्ज होम का नया कैरेक्टरिस्टिक्स थी। The settlement at Chirand in Bihar of the later period to the Indus Valley। ठीक है ना। आगे देखते हैं। Small polished Neolithic stone axes have been found in, कहाँ पे मिला, जो polished एक तरीके से जो पहले का हम लोगों ने देखा था, पैलियोलिथिक देखा था और मेसोलिथिक में देखा था, तो पॉलिश के फॉर्म में आपके जो टूल्स वगैरह हुआ करते थे नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब न्यूलिथिक का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, जब एग्जाम में भी कोई भी पूछेगा तो ये नया चीज़ जो देखने को मिला, ये पॉलिश फॉर्म में हुआ करता था इनके टूल्स वगैरह। तो वो चीज़ कहाँ पे मिला ज़्यादा उसके एविडेंस, ये आपके कैक्चर हिल्स, गारो हिल्स एंड नागा हिल्स, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ये 3 हिल्स में इनके एविडेंसेस मिले। द एग्जीबिशन एट सरुतारू नियर गुवाहाटी के पास है, रिवील शोल्डर सेल्स एंड राउंड बटेड एक्सेस। एक तरीके से आपके स्टोन हुआ करते थे, उसके मतलब इसी के थ्रू ये लोग अपना एक्टिविटी किया करते थे, जिसको शोल्डर सेल्स एंड राउंड बटेड एक्सेस कहा जाता था। ये आपके शोल्डर सेल्स हैं। ठीक है ना। मतलब इनको एक तरीके से कंधे पर रख के यूज किया जाता रहा होगा, पूरा तरीके से फेंकते रहे होंगे। तो ये आपके राउंड बटेड एक्सेस हैं, एक तरीके से देखो मुड़े हुए पूरे एक्सेस, मतलब इसमें देखो वो इस तरह हुआ करता था। मतलब आपका फिर इसमें आपका क्या करते थे, उसमें बड़ा पत्थर डालते थे, फिर उसको डिफरेंट काटने पीटने मारने की एक्टिविटी में उसको यूज़ किया करते थे। इसको राउंड बटेड एक्सेस कहते हैं। और ये आपका क्या था, सेल्ट, शोल्डर सेल्ट हुआ करता था। आगे देखते हैं। शोल्डर सेक्शन एसोसिएटेड विद द क्रूड कोड द बास्केट मार्क पॉटरी। बास्केट मार्क पॉटरी इस तरीके की देखो, बास्केट के फॉर्म में है ना, बास्केट फॉर्म में, और ये आपका क्या है, पॉटरी जो है एक बास्केट के फॉर्म में है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिली, ये सब चीज़ें नई क्रिएटिविटी देखने को हमें मिलता है। आगे देखते हैं। द न्यू पैटर्न ऑफ द सबसिस्ट फाउंड इन द साउथ इंडिया दैट वाज ऑलमोस्ट कंटेम्प्रेरी विद द हड़प्पन कल्चर। तो एक तरीके से हड़प्पन कल्चर से कंटेम्प्रेरी सारी आसपास से अराउंड वही सारी चीज़ें डेवलप हो रही थी। वहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन एक डेवलप हो रही थी, तो यहाँ पे ये चल रहा था। तो सब एक दूसरे से मिले हुए थे, मतलब सबका एक दूसरे से ट्रेडिंग एक्टिविटी, ये सब सारी चीज़ें हुआ करती थी। अब आगे देखते हैं क्या जानकारी हमारे पास। फॉलोइंग्स वर द इम्पोर्टेंट साइट्स इन सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स थे इनके बारे में देख लेते हैं। कोडेकाल, जो उतनूर, फिर नगत, जुन्नकोंडा एंड पलाबोआ इन आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश की इम्पोर्टेंट साइट्स थी, इनके बारे में हमें याद रखना है। फिर आता है टेलकोटला, मस्की पूछा जाता है अक्सर। मस्की आपका मौर्यन पीरियड में भी देखोगे, इसके बारे में आएगी बातें, मतलब जो रॉक एडिक्ट वगैरह मस्की अशोकन पीरियड में। नरसीपुर, संगलकुल्लू, हलूर एंड ब्रह्मगिरी इन कर्नाटका। ठीक है ना, ये कर्नाटका में है, ये आंध्र प्रदेश में है। और पय्यमपल्ली इन
तमिलनाडु। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में देखो मैप जो दिखाया था उसमें बैम्पल्ली था, भल्लौर था, मस्की था, ये सब आपके उसमें मिल जाएंगे। ठीक है ना, दीज वर द इम्पोर्टेंट साइट्स। The Neolithic age of southern India is dated between 2600 to 800 BC। ये माना जाता सदर्न इंडिया में जो न्यूलिथिक एज का टाइम पीरियड माना जाता, और इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 फेज। एक तरीके से 3 फेज में इनको डिवाइड किया गया, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी फेज 1, 2, 3 की देखते। तो फेज 1 में माना जाता है कि नो मेटल टूल्स, किसी तरीके के मेटल टूल्स वगैरह नहीं मिलते हैं। और दूसरे फेज में क्या है, इट इज मार्क्ड विद टूल्स ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज के मिलते हैं, बट इन लिमिटेड क्वांटिटी, मतलब कम क्वांटिटी मिलते हैं, लेकिन जो मिलते हैं कॉपर एंड ब्रॉन्ज के टूल्स मिलते हैं। पीपल हैव डोमेस्टिकेटेड कैटल इंक्लूडिंग काऊ, देखो यहाँ पे गाय आ गई, काऊ, बुल, शीप एंड गोट पहले नहीं थे। तो एक तरीके से समय जैसे जैसे देखिए आगे बढ़ता गया, तो आपका इसके पहले जो हम चर्चा कर रहे थे आपका इसमें क्या कहते हैं न्यूलिथिक में, तो बहुत पहले की चर्चा थी, लगभग 6000 साल पहले, 7000 साल पहले। वहाँ देखो काऊ और बुल वगैरह नहीं थे। एक जैसे से धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ते गए, 2600 BC 800 BC का समय आ गया, देखो काऊ बुल नए नए जानवर आना शुरू हो गए। ये शीप गोट वगैरह तो पहले ही थे। एंड आल्सो प्रैक्टिस सम एग्रीकल्चर एंड कल्टिवेटेड ग्राम, मिलेट एंड रागी, ये सब देखो चना वगैरह भी ये लोग बोना शुरू कर दिए, नए नए फसल भी देखो आना शुरू हो गए। पॉटरी ऑफ बोट हैंडमेड एंड व्हील मेड, यानी हाथों से भी बने हुए पॉटरी हुआ करते थे और व्हील मेड भी हुआ करते थे। फेज 3 में क्या देखने को मिला, इट इज मार्क्ड विद द यूज ऑफ आयरन। देखो नई चीज आ गई, मेटल्स आ गए। अभी देखो सारी चीज स्टोन एज ही चल रहा था, यहाँ ये लोग तरीके से आयरन हुई चीजें मिलना शुरू हो गई। 800 BC आ गया, ऑब्वियस सी बात है, तो बहुत नज़दीक हो गया सारी चीज़ें, आयरन की खोज तो हो ही चुकी थी। फिर फेज 3 में आयरन के टूल्स वगैरह मिलना स्टार्ट हो गया। फिर देखते हैं कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो द एविडेंस जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया प्रीवियस आपके लेक्चर्स में, प्रीवियस स्लाइड्स में, तो क्या हमें क्या करता है, क्या कौन से कंक्लूजन की तरफ ले जाता है, ये चीज़ देखेंगे। तो द अर्लीस्ट न्यूलिथिक सेटलमेंट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन द बेस्ट ऑफ इंडस रिवर। बेस्ट ऑफ इंडस रिवर की तरफ सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, सही बात है। एट मेहरगढ़ द न्यूलिथिक कल्चर बिगेन अबाउट 800 BC एंड सून इट बिकेम ए वाइड स्प्रेड फेनोमेनन। मेहरगढ़ से हमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के जो एविडेंस मिली, बाद में सब पूरी तरीके से वाइड स्प्रेड फॉर्म में हमें देखने को मिला। पीपल लिव्ड इन मड ब्रिक्स में रहते थे। वीट एंड बार्ले वर कल्टिवेटेड, सीप्स एंड गोट्स वर डोमेस्टिकेटेड। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली कि इस तरह के फसल उगाना, सीप एंड गोट का डोमेस्टिकेशन करना, ये चीज़ आपके देखने को मिला हमें। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड किया करते थे। प्रीसियस गुड्स वॉज प्रैक्टिस, ठीक है ना, प्रीसियस गुड्स की ये लोग क्या करते थे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड ले जाना, बेचना, उतना सारी चीज़ों को। फिर बाई 300 BC द न्यूलिथिक कल्चर वॉज ए वाइड स्प्रेड फिनोमेना एंड कवर्ड ए लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। 3000 BC तक इससे आगे आके सारी चीज़ें तो पूरा तरीके से फैलाव हो गया, पूरा एकदम डेवलप हो गया, लोग बढ़ने लगे, डिस्प्लेसमेंट करने लगे, सारी चीज़ें एक तरीके से जो एक्टिविटी थी जो उस समय 6500 BC में उतना नहीं था, 3000 BC तक आते थे, पूरी एक तरीके से चारों तरफ उसका फैलाव हो गया, मतलब पूरा बढ़ गया, पूरा डोमेस्टिकेशन, अर्बनाइजेशन, पूरा एकदम वाइड स्प्रेड फॉर्म में सारी चीज़ें आगे बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक तरीके से न्यूलिथिक का सारी चीज़ें आपके सामने पेश किया गया इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट एंड द फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिव। जिस भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएँ आप उनको कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो सारी चीज़ें जितना भी हमने चर्चा की इनको अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर लो, कई बार देख लो। इंपॉर्टेंट साइट्स जो थी, टाइम पीरियड कहाँ पे कब था, क्या क्या था, कौन कौन से साइट्स में कहाँ की लोकेशन, ये सब चीज़ें जाने दो। ताकि अब क्या है सबसे बड़ा चीज़ देखो, आपका स्टोन एज एक तरीके से स्टोन एज का जो मेन 3 पार्ट्स हुआ करता था आपका, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक को कवर कर दिया गया। अब इसमें क्या क्या डिफरेंसेस थे, अब आप क्या करो कि आपकी जिम्मेदारी क्या है कि इसको ब्रीफ में 1, 2, 3 पेज में एक सिनॉप्सिस के फॉर्म में इसको बना लो, माइंड मैप की तरह तैयार कर लो, ताकि क्या हो जाए कि आपके दिमाग में भी एक आइडिया बन जाए। नहीं तो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, फिर कंफ्यूज कर जाओगे आप कि किसमें क्या था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या था, उसमें उसका स्टोन कैसा था, इसमें क्या था, कैसे मेन टॉपिक, मतलब क्या कहते हैं, मेन उसका जो क्रक्स था उसको आप ध्यान में रख लो कि पहलियों का मेन क्या हुआ करता था, क्योंकि एग्जाम में यही सेंटेंस के फॉर्म में दे देगा, सेंटेंस फॉर्म दे देगा, फिर आप
कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपको कोई तरीके से कमांड नहीं होगा। तो ये चीज़ें क्रिएट कर लो कि आपको जो वो रहे, आपके बीच कन्फ्यूज़न रहे, वो दूर हो जाए। और वो कन्फ्यूजन कैसे दूर होगा? कई बार रिवाइज करके उनके मेन क्रक्स पॉइंट को आप निकाल लो, खेला ख़त्म। आराम से आप एकदम स्टोन एज के पूरे एक्सपर्ट हो जाओगे। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो, यही आशा करता हूँ। अगले लेक्चर में फिर हम अपने अगले टॉपिक को अच्छे तरीके से करते हैं। तब तक सारी चीज़ों को रिवाइज कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।